हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम मौलिक अधिकारों को यानी कि फंडामेंटल राइट्स को और डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आर्टिकल नंबर आपका 25 स्टार्ट होता है। तो इसमें आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है अंतःकरण की और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है, आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आर्टिकल नंबर 25 यानी अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म हो, जैसे मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं और किसी भी धर्म का आप प्रचार भी कर सकते हैं। जैसे आप हिंदू हैं तो आप हिंदू का प्रचार भी कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी मिलती है। ठीक है। तो अब आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसकी किसी अनुभाग को धार्मिक और प्रति प्रयोजनों के संस्थाओं की स्थापना या पोषण का, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का। कहने का मतलब है, अगर आप किसी धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा धर्म है आपका, तो उसे आप सभा इकट्ठा करना चाहते हैं, लोगों को बुलाना चाहते हैं या फिर अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 26 में है। ठीक है, इसमें दिया गया है, आप कर सकते हैं। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकारी होगा। कहने का मतलब है, ये सब आप आयोजन कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 27 किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धर्म संप्रदाय के पोषण में खर्च होता है। कहना मतलब है, आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है, अगर आपको धर्म को बढ़ाने में या धर्म को चलाने में कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये कहने का मतलब है। फिर आर्टिकल नंबर 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 35 तक है। तो आर्टिकल नंबर 29 क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल नंबर 29 भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भाग के निवासी नागरिक के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा है या लिपि है या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। कहने का मतलब है, जैसे आप पंजाब में हैं तो आप पंजाबी बोलते हैं, और जैसे भोजपुरी होगी और तेलुगु, तमिल, है ना। तो अगर भारत के अंदर कोई राज्य है, उस राज्य की अपनी एक बोली है या फिर अपनी एक लिपि है, तो उसे बनाए रखने का अधिकार है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि पंजाबी हटा दीजिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 29 में दिया गया है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है, अगर कोई आपके राज्य में कोई स्कूल या कॉलेज है, तो उस स्कूल या कॉलेज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेशल धर्म वालों को वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो या फिर किसी भी वंश के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। ये आपका आर्टिकल नंबर 29 में दिया गया है। ये क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है आपका। ठीक है, ओके। आगे 30 में दिया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। प्रवृत्ति यानी सेविंग सर्टेन लॉज दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जैसे आर्टिकल नंबर 13 में जो हमने बताया है, उसके बाद उसके बारे में कहा गया है क्या करना है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो हमको चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट और एनी राइट देयरिन ऑफ extinguishment or modification of any such rights or the taking over the management of any property by the state for the limited period either in the public interest or order to secure proper management of the property or the amalgamation of two or more corporates either in the public interest in order to secure the proper management of any of corporation. The extinguishment or modification of any rights of managing agents, secrets and treasurers and managing directors और मैनेजर्स ऑफ कॉर्पोरेशन और एनी वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर देयरफॉर। कहना मतलब ये है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए जैसे मान लो है, उसके लिए लॉ बनाया गया है 31A में। जैसे कि 2 पार्टियां हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, उनके बारे में लॉ बना दिया गया है।
या फिर वोटिंग प्रोसेस कैसे होगा, जैसे डायरेक्टर चुनने के लिए, फिर CEO चुनने के लिए, ये चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है। 31B क्या कहता है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो विदाउट प्रोड्यूस ऑफ जनरलिटी ऑफ प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल 31 नन ऑफ एक्ट एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन द 9th शेड्यूल नॉर एनी ऑफ प्रोविजन देयरफॉर शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड। कहने का मतलब है इनका प्रॉपर वैलिडेशन होना चाहिए, जो कि आर्टिकल नंबर 31 में दिया गया है। ठीक है, इसे तभी इसको क्या कर सकते हैं, इसे 9th शेड्यूल में हम वहाँ पर अमेंड कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये दिया गया है, रेगुलेशन और प्रोविजन इन इनकंसिस्टेंट विद द टास्क टेक्स अवे abridge any of the rights conferred by any provision of this part, now withstanding any judgment, decree or order of any court tribunal to country each of the said acts and regulations are subject to power of any complainant legislator to repeal to and continue to enforce। मतलब कि सभी जो इसमें बातें कहेंगे उनका वैलिडेशन होना चाहिए, सभी एक्ट्स का वैलिडेशन होना चाहिए और उनका रेगुलेशन होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 31B में दिया गया है। तो 31D में क्या है, 31D में सेविंग ऑफ लॉज रेस्पेक्ट टू एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके खिलाफ लॉ बनाया जाएगा, ये 31B में बताया गया है। ओमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 4th 3rd अमेंडमेंट 1977। ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो आर्टिकल नंबर 32 से दिया गया है। तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, यानी इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्राप्त किया जाता है। यानी इस भाग में क्या दिया है, प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए, जो भी अधिकार बने हैं उनको परिवर्तित करने के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रतिरक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, पक्ष और उत्कृष्ट रिट हैं, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। 34 में ये बताया गया है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। ठीक है, यानी कि उसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, ये लागू नहीं होगा। कहाँ पर, तो इसमें जैसे कि किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है। ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंड देश दिए गए दंड आदि संप्रहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। यानी कि वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है जहाँ पर सेना विधि प्रवृत्त थी। आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 35 क्या है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान या इस संविधान में से किसी के बाद के होते हुए भी 143 संसद को शक्ति होगी, किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह जिन विषयों के अनुच्छेद 16 खंड के 3, अनुच्छेद 32 खंड के 3, अनुच्छेद 33 खंड के और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए और ऐसे कार्य के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद इस विधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे कार्यों के लिए उपबंध या निर्दिष्ट करे, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। कहने का मतलब है अगर इनमें से किसी एक्ट का या किसी अनुच्छेद का उल्लंघन होता है तो संसद उसके लिए दंड नीति बना सकती है, दंड दे सकती है।